अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स 2019 का दूसरा और लास्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने रूल 10 तक कवर किया था, ऑल्दो मैंने रूलिंग्स वहां मेंशन नहीं की थी, लेकिन रूल 10 तक हो गया था। आज के लेक्चर में हम रूल 11 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी बचे हुए रूलिंग्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ एलटीसी चार्जेस, यानी एलटीसी चार्जेस की एडमिसिबिलिटी पे क्या लिमिटेशंस है। सिंपली एलटीसी के अंडर कौन कौन से चार्जेस अलाउड है और कौन कौन से चार्जेस अलाउड नहीं है, यानी कौन कौन से आपको रिम्बर्समेंट्स इसमें मिलेंगे और कौन कौन से रिम्बर्समेंट आपको नहीं मिलेंगे। पहले हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो भी रिम्बर्समेंट होती है जर्नी की एक्सपेंसेस की, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट जर्नी, यानी आप जहां से जा रहे हैं वो एक पॉइंट हुआ, आपको जहां पहुंचना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपकी प्लेस ऑफ विजिट है, वो आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको डायरेक्टली जाना है, आपको घूम फिर के नहीं जाना है, आपको 10 जगहों पे पहले घूम के नहीं जाना है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, आपको डायरेक्टली अपने पॉइंट से निकल के फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, तभी आपको जो है रिम्बर्समेंट मिलेगा। और दूसरा आपको रिम्बर्समेंट कब मिल सकता है, अगर आपने टिकट्स कराई है ओवर द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट, तब आपको वो टिकट जो है वो रिम्बर्स होंगी ओवर द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट बाय द क्लास एंटाइटल्ड। आप जिस क्लास से एंटाइटल्ड है उस क्लास के आपने जो है टिकट्स बुक कराई उस क्लास के थ्रू बाय द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट, तब जो है आपको जो है वो जर्नी की जो है जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको रिम्बर्स होंगे। यानी दो चीजें बताई गई है, एक तो आपकी जर्नी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे होनी चाहिए और डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट के थ्रू होनी चाहिए, तब जाके आपको जो है रिम्बर्समेंट मिलेगी, चाहे वो आपकी टिकट्स की हो या आप अदरवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने चार्जेस। ठीक है। नंबर 2 क्या बता रहा है हमें कि कभी कभार क्या होता है कि टेम्पररी डिसलोकेशन होती है सरफेस ट्रांसपोर्ट की, जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जिस क्लास के थ्रू आप एंटाइटल्ड थे उसकी जो है टेम्पररी डिसलोकेशन हुई। तो इन केस अगर टेम्पररी डिसलोकेशन हुई और आपने उस टाइम पे क्या किया काम, चार्टर्ड रेल कोचेस या एयर ट्रांसपोर्ट को जो है वो अवेल कर लिया, तो आपकी जो रिम्बर्समेंट होगी वो रेल कोचेस या एयर फेयर के बेसिस पे नहीं होगी, आपकी उसी क्लास पे होगी जिसके लिए आप एंटाइटल्ड थे। सपोज अगर आपको जो है बाय रोड आप एंटाइटल्ड थे तो आपको आपका खर्चा जो है, आपकी जो रिम्बर्समेंट है वो बाय रोड के हिसाब से ही आपको मिलेगी, बाय एयर या बाय चार्टर्ड रेल कोचेस के नहीं मिलेगी। ठीक है। एलटीसी अलाउड नहीं होती है, एलटीसी एडमिसिबल नहीं होती है उन जर्नीज के लिए जो कि परफॉर्म की गई होगी प्राइवेट कार्स में, चाहे वो ओनड हो, बारोड हो, हायर्ड हो या चार्टर्ड बसेस में, वैन्स में या बाकी व्हीकल्स में जो कि ओन और ऑपरेटेड हो बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, तो वहां पे एलटीसी एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर जर्नी की गई होगी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू या स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रन बाय सेंट्रल और अदर गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, तो वहां पे एलटीसी एडमिसिबल है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है कि जो आपने इन गवर्नमेंट रन एजेंसीज के थ्रू हायर की थी चार्टर्ड व्हीकल, उस पे जो आपने एक्चुअल चार्जेस दिए या तो आपको वो मिलेंगे या वो चार्जेस जो आपको अदरवाइज उस जर्नी पे खर्चा होता अगर आपने एंटाइटल्ड क्लास ऑफ रेल के थ्रू बाय टेकिंग द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट जर्नी की होती, उस पे जो खर्चा होगा वो हमें देखना है। यानी कि एक्चुअल खर्चा क्या हुआ जब आपने स्टेट रन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज के थ्रू या गवर्नमेंट रन ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के थ्रू व्हीकल हायर किया, उस टाइम पे आपको एक्चुअल खर्चा क्या हुआ और एक्चुअल खर्चा क्या हो जाता आपका अगर आप एंटाइटल्ड क्लास ऑफ रेल के थ्रू शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट लेके अपनी जर्नी तक जाते। इन दो के बीच में हमें देखना है कि कम खर्चा कौन सा होगा, वही वाला आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट रन एजेंसीज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बुक कराई और आपने क्या किया काम, आपने 1000 रुपए का खर्चा कर दिया, फिर जब आप वो रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं उस चीज को, तो वहां पे देखा जाएगा कि ये 1000 रुपए जो है ये ज्यादा है, या अगर आप बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट
बाय द क्लास ऑफ रेल एंटाइटल्ड अपनी जर्नी करते, उस टाइम पे कितना खर्चा होता वो ज्यादा है। दो में से देखा जाएगा कौन सा कम है, तो तब आपको जो है वो मिलेगा। अगर जो आप बाय द क्लास एंटाइटल्ड, बाय द रेल क्लास एंटाइटल्ड आप शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू अपनी जर्नी करते, वहां पे अगर आपको 800 ही खर्चा हो जाएगा, तो ऑल्दो आपने 1000 रुपए पे किया है गवर्नमेंट रन एजेंसी को, आपको लेकिन 800 ही मिलेगा। लेकिन अब अगर उसमें आपको 800 के बजाय 1200 का खर्चा होता, तो आपको जो है, आपने जो 1000 रुपए पे किया है गवर्नमेंट रन एजेंसी को, आपको वो 1000 मिलेगा। ठीक है, यानी दो में से जो कम रहेगा वो मिलेगा आपको, या तो एक्चुअल जो आपने पे किया, या तो अदरवाइज जो आप पे करते अगर आप वो एंटाइटल्ड क्लास ऑफ रेल के थ्रू शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट लेते, तब आप जो पे करते वो, या जो आपने एक्चुअली पे किया, इन दोनों में से जो कम है वो आपको मिलेगा। ठीक है, इन केस कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ जर्नी, यानी जर्नी का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पे आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं है, वहां पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पोर्शन ऑफ जर्नी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो रिम्बर्समेंट क्या मिलेगा वहां पे आपको? 100 किलोमीटर्स बाय प्राइवेट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी मैक्सिमम 100 किलोमीटर्स तक आपको जो है एंटाइटलमेंट दी जाएगी रिम्बर्समेंट की बाय प्राइवेट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन सेल्फ क्लेरिफिकेशन, आप सर्टिफिकेशन सॉरी, आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है कि वहां पे जी ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं था और मैंने इतना किलोमीटर्स अप टू 100 मैंने प्राइवेट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करके जो है ये जर्नी जो है खत्म की, तो उस बेसिस पे आपको 100 किलोमीटर्स तक की जो भी खर्चा उस प्राइवेट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे आएगा वो आपको दिया जाएगा। अगर फॉल्स सर्टिफिकेट दी गई इस बारे में तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। समझ आई बात? यानी कि जहां पे आपको ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ जर्नी के लिए, किसी पर्टिकुलर हिस्से जर्नी के लिए आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप उस टाइम पे ऑब्वियसली प्राइवेट पर्सनल ट्रांसपोर्ट ही लेंगे। तो उस प्राइवेट पर्सनल ट्रांसपोर्ट को अप टू 100 किलोमीटर तक आपकी जो है आपको रिम्बर्समेंट मिल सकता है, आपको उसके लिए लेकिन सेल्फ सर्टिफाई करना है। ठीक है, next, the travel by road to any place outside JK shall not be admissible except between stations not connected by rail। यानी कि J&K के लिए क्या बोला गया है, जो जो पोर्शन रेल से कनेक्टेड है वहां की वो जर्नी आपको बाय रेल करनी है। रोड आपको तभी एडमिसिबल होगा अगर वहां पे रेलवे की सहूलियत अवेलेबल नहीं है, यानी बाय रोड आपका जो भी जर्नी का खर्चा होगा वो तभी जेके के लिए यानी जम्मू एंड कश्मीर के लिए तभी एडमिसिबल है जब आपको उस पोर्शन पे रेल की कनेक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर रेल की कनेक्टिविटी है तो आपको बाय रोड अगर आप खर्चा करेंगे तो वो आपको जो है रिम्बर्स नहीं होगा। दैट मीन्स जहां पे आपको रेल स्टार्ट होती है, जहां पे आपको रेल की जो लास्ट पॉइंट है जेके में, आपको अगर उन जगहों पे जाना है तो आपको बाय रेल ही जाना है, आपको बाय रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल करके नहीं जाना है, वो आपको रिम्बर्स नहीं होगा। अब जहां पे रेल नहीं है तो वहां पे जो है आप बाय रोड जो है जा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चार्जेस फॉर रिजर्वेशन ऑफ रेलवे बर्थ्स आर इनएडमिसिबल। टेलीग्राम चार्जेस रेलवे बर्थ्स के रिजर्वेशन के लिए इनएडमिसिबल है, वो नहीं मिल सकती है। ठीक है, next question, how is LTC advance granted to government servant and what are the rules for its adjustment। हमें पता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें जब कोई ट्रैवल करना होगा, लीव लेके किसी जगह पे विजिट करना होगा, तो उस टाइम हम लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो टू एंड फ्रो जर्नी का जो खर्चा होता है बाय द क्लास एंटाइटल्ड थ्रू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट वो हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन कब मिलता है? जब हम जर्नी के बाद आते हैं और इस चीज के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि जर्नी से जाने से पहले ही हम एडवांस में ही जो कुछ क्लेम कर सकते हैं और एडवांस में ही हम वहां से खर्चा जो है कुछ मांग सकते हैं। ठीक है, यानी एडवांस में भी हम एलटीसी को क्लेम कर सकते हैं। यहां पे हमें क्या बताया गया है कि एडवांस जो एलटीसी के अंडर है
वो कौन दे सकता है? वो वही अथॉरिटी दे सकती है जो एलटीसी आपको सैंक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। समझ आई बात? यानी जो अथॉरिटी एलटीसी सैंक्शन करे वही अथॉरिटी यहां पे हमें एलटीसी का एडवांस भी सैंक्शन कर सकती है। समझ आई बात? और वो एडवांस कितना होगा? इन ईच केस उसकी लिमिट रखी गई है 90% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि बोथ वे जर्नीज पे होगा। यानी कि आने और जाने में जो खर्चा लगेगा उसका जो एस्टिमेटेड 90% बनेगा उतना एडवांस में दिया जा सकता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर वो अप्लाई करे तो। समझ आई बात? यानी खाली ऐसा नहीं है कि जर्नी के बाद आपको पैसे मिलेंगे, जो भी आपको खर्चा हुआ जर्नी पे, वो नहीं, आपको एडवांस में भी मिल सकता है। और एडवांस में कितना मिल सकता है? अप टू 90% आपकी जो है टू एंड फ्रो जर्नी का आपको एक्सपेंसेस मिल सकता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करे तो। ठीक है। सैंक्शंस फॉर अवेलिंग ऑफ एलटीसी एंड ग्रांट ऑफ एडवांस जो है, यानी कि एलटीसी की सैंक्शन और एडवांस ग्रांट की सैंक्शन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करनी चाहिए ऑन फॉर्म 5। फॉर्म 5 हम लास्ट पे देखेंगे कैसा होता है। तो फॉर्म 5 पे जो है सैंक्शन ऑफ एलटीसी और ग्रांट ऑफ एडवांस दिया जाना चाहिए, कि जिस तरीके से फॉर्म 5 बताया गया उसी तरीके से देनी चाहिए। ठीक है। एडवांस जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है बोथ फॉरवर्ड और रिटर्न जर्नी के लिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फॉरवर्ड जर्नी। यानी जाने में जितना खर्चा लगेगा और वापस आने में जितना खर्चा लगेगा, दोनों, यानी जैसे मैंने बताया टू एंड फ्रो जर्नी का जो खर्चा है वो एडवांस में ही आप जो है उसकी क्लेम कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं वो? जब आपको जाना होगा, तब आप जाने का और आने का दोनों खर्चों का आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या बोला गया है, लीव जो ली जाने वाली होगी उस जर्नी के लिए वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब आप लीव ट्रेवल कंसेशन जो है उसके लिए आप एडवांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप लीव पे जा रहे हैं, कहीं विजिट करना है और आप जो है एलटीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी एडवांस में, तो उस टाइम पे आपकी लीव पीरियड जो है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका लीव पीरियड 90 डेज से ज्यादा है तो बस आपको आउटवर्ड जर्नी का जितना एक्सपेंसेस है उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जितना आपको यहां से जाने में लगेगा उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी लीव 90 डेज से ज्यादा है। अगर आपकी लीव 90 डेज से कम है तो बोथ टू एंड फ्रो जर्नी के जो एक्सपेंसेस है उसको आप एडवांस में क्लेम कर सकते हैं और आपको अप टू 90% आराम से मिल सकता है। लेकिन अब अगर आपकी लीव पीरियड जो है वो 90 डेज से ज्यादा है तो आपकी जो आउटवर्ड जर्नी है, यानी कि जो जाने में आपको खर्चा लगेगा उतना ही आप जो है क्लेम कर सकते हैं, उतना ही आपको जो है एडवांस में ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आई बात? जो भी आपने एडवांस लिया वो इन फुल आपको रिफंड करना पड़ेगा अगर आपकी आउटवर्ड जर्नी नहीं हुई स्टार्ट विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एडवांस। यानी कि जब आपको एडवांस दिया गया, एडवांस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। समझ आई बात? यानी कि जब आपने एडवांस लिया एलटीसी के अंडर, अब आपको अपनी जर्नी एनी हाउ विद इन 30 डेज स्टार्ट करनी है। यानी आउटवर्ड जर्नी आपकी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस आपको स्टार्ट करनी ही करनी है। ठीक है। इन केस जहां पे रिजर्वेशंस 60 डेज पहले प्रपोज्ड डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी की गई होगी, वहां पे आपको विद इन 10 डेज ऑफ द एडवांस ड्रॉवल आपको टिकट्स अपनी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर आपकी जो आपने क्या किया है काम, आपने एडवांस लिया और उसके बाद जो है आपने टिकट जो प्रपोज्ड डेट से 60 डेज पहले ही करा ली थी, यानी प्रपोज्ड डेट जो है सपोज फॉर एग्जांपल आपका 2 मंथ बाद आता है, आपने एडवांस के लिए भी अप्लाई किया।
लेकिन आपको बोला गया है कि विद इन 30 डेज आपको निकलना है, लेकिन आपने जब रिजर्वेशन कराई है तो अभी आपको 2 मंथ है उस डेट पे जो आपका आउटवर्ड जर्नी का डेट है, यानी 60 डेज पहले ही आपने टिकट्स कराई है। अब तो पॉसिबल है नहीं विद इन 30 डेज जाना, क्योंकि रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स जो है वो 60 डेज पहले की गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, यानी जब आपके पास 30 डेज से ज्यादा होगा अभी आउटवर्ड जर्नी के लिए टाइम, आपने 60 डेज पहले जो है टिकट्स बुक कराई है, उनका डेट अभी 60 डेज बाद है और आपने यहां से एडवांस भी ले रखा है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको विद इन 10 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एडवांस अपनी टिकट्स प्रोड्यूस करनी है। यानी कि उस टाइम पे आपको ये एक राहत दी जाती है कि आप मत जाओ, लेकिन विद इन 10 डेज जो है आप जो है टिकट्स अपनी प्रोड्यूस करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ जर्नी। यानी फिर जब भी चाहे जर्नी करो, लेकिन टिकट्स जो है वो प्रोड्यूस करो विद इन 10 डेज ऑफ द एडवांस रिसिप्ट। जब आपने एडवांस लिया तो उसके 10 दिन बाद विद इन 10 डेज आपको जो है अपनी टिकट्स प्रोड्यूस करनी है। समझ आई बात? यानी कि आपने जब एडवांस लिया तो उसके विद इन 30 डेज आपको जर्नी स्टार्ट करनी है। 30 दिन में ही एडवांस लिया, आज लिया तो विद इन 30 डेज आपको जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है। अब ऐसा हुआ कि आपने एडवांस लिया और आपकी जो टिकट्स थी अभी उनका जो डेट है वो अभी 60 डेज बाद आ रहा है, यानी आपने एडवांस बुकिंग करके रखी थी, बहुत टाइम पहले बुकिंग करके रखी थी, और अभी जो है जो प्रपोज्ड डेट था अभी वो आया नहीं है, और वो विद इन 30 डेज भी नहीं आएगा क्योंकि आपको बोला गया है जाने के लिए। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको टिकट्स अपनी विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस प्रोड्यूस करनी है, इरेस्पेक्टिव की फिर आपकी जर्नी का डेट क्या होगा। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एनकैश अर्नड लीव व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन एलटीसी? क्या एलटीसी पे जाने के टाइम पे भी अर्नड लीव की एनकैशमेंट होती है? क्या अर्नड लीव एनकैश हो सकती है? हमें पता है अर्नड लीव कब एनकैश होती है, या तो जब सुपरनेशन रिटायरमेंट होगी या वॉलेंट्री रिटायरमेंट होगी, तब जाके आपकी जो है, या अगर आप दूसरी जगह अपॉइंट होते हैं, या आप अगर नौकरी को बाज़ाबिता छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे जो है आपकी जो है लीव जो है वो एनकैश हो जाती है। समझ आई बात? जो भी आपकी क्विटिंग ऑफ सर्विस होता है बाय एनी मीन्स, चाहे आपकी सुपरनेशन रिटायरमेंट हो, आपकी वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो लीव होती है अर्नड लीव वो एनकैश होती है ना। लेकिन यहाँ पे हमें एलटीसी के अंडर भी मौका मिलता है लीव को एनकैश करने का। तो क्या हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एनकैश कर सकता है अर्नड लीव को व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन एलटीसी? एलटीसी पे जाने के टाइम एक गवर्नमेंट सर्वेंट कर सकता है क्या? हाँ, एक एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट सर्वेंट 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन अर्नड लीव को एनकैश कर सकता है एट अ टाइम, विदाउट लिंकिंग द नंबर ऑफ डेज एंड द नेचर ऑफ द लीव अवेलेबल व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन एलटीसी। हमें बताया गया है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 दिन की अर्नड लीव एट ए टाइम एनकैश कर सकता है एट द टाइम ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन को अवेल करते टाइम, यानी एलटीसी को अवेल करते टाइम 10 दिन तक, मैक्सिमम 10 दिन तक एट ए टाइम एनकैश कर सकता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी अर्नड लीव को। ठीक है, तो ये जो एनकैशमेंट है अर्नड लीव अंडर एलटीसी, ये मैक्सिमम मिल सकती है ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर 60 डेज तक, यानी कि 10 दिन एक बार, 10 दिन दूसरी बार, 10 दिन तीसरी बार, एट अ टाइम मैक्सिमम 10, और एंटायर सर्विस में 60 डेज आपके जो है मैक्स आप एनकैश कर सकते हैं। ठीक है, और हमें यह भी बताया गया है कि जो भी डेज आपके एनकैश किए गए होंगे वो आपको जो है काउंट नहीं होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लीव एनकैशेबल एट द टाइम ऑफ क्विटिंग सर्विस। सर्विस से जाने के टाइम पे जो आपके पास नेट क्वांटम होगा लीव, उस पे ये जो आपने एलटीसी के अंडर लीव अवेल की है कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये वहां पे काउंट नहीं की जाएगी, विल नॉट बी काउंटेड फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम क्वांटम, यानी कि जो आपने एलटीसी के अंडर लीव एनकैश की होगी वो लीव जो है वो काउंट नहीं की जाएगी। कहां पे? एट द जो भी आपको एनकैश करनी होगी लीव
एट द टाइम ऑफ क्विटिंग ऑफ सर्विस। तो मैक्सिमम क्योंकि वो ऑलरेडी आपने जो है अवेल की है इसके अंडर, तो वो लीव जो है उस टाइम पे काउंट नहीं की जाएगी। जो भी आपने जितने डेज आपने लिए हैं वो काउंट नहीं जो हो जाएंगे फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लीव एनकैशेबल एट द टाइम ऑफ क्विटिंग ऑफ सर्विस। यानी कि एलटीसी के अंडर आप एक टाइम पे मैक्सिमम 10 अर्नड लीव जो है 10 डेज ऑफ अर्नड लीव आप एनकैश कर सकते हैं एक टाइम पे, और मैक्सिमम एंटायर सर्विस में जो है आप क्या कर सकते हैं 60 डेज जो है अर्नड लीव के आप जो है एनकैश कर सकते हैं। और जो आपने ये एनकैश किए, ये जो दिन आपने एलटीसी के अंडर एनकैश किए, ये काउंट नहीं किए जा सकते हैं फॉर कंप्यूटिंग मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लीव जो भी आपको एनकैश होगी एट द टाइम ऑफ क्विटिंग ऑफ सर्विस। समझ आई बात? नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल्स फॉर एडजस्टमेंट रिम्बर्समेंट ऑफ क्लेम अंडर एलटीसी। देखिए दो चीजें हैं हमारे पास। एक तो एलटीसी की रिम्बर्समेंट, जब जर्नी खत्म हुई, आपने एक्सपेंसेस प्रोड्यूस किए, क्लेम किया उसका, तो आपको जो है उस टाइम पे रिम्बर्समेंट मिलेगी। दूसरा है एडजस्टमेंट, यानी कि जब आपने एडवांस लिया होगा फिर उसको आपको 90% उसका जो है आपको मिला होगा, उसके बाद आपको जो है 10% अभी और है, तो ओवरऑल एडजस्टमेंट करनी है एलटीसी की कि कितना लिया था कितना अभी लेना बाकी है। तो उस टाइम पे हमें बताए गए हैं कि क्या क्या रूल्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। पहला, a claim for adjustment reimbursement of expenditure incurred or journey under leave travel concession shall be submitted in form 3 supported with the original tickets payment vouchers। यानी कि जो भी क्लेम, चाहे वो रिम्बर्समेंट की हो या वो एडजस्टमेंट की हो, वो फॉर्म 3 पे सबमिट करने हैं एक एम्प्लॉय को, और उसके साथ साथ उसे ओरिजिनल टिकट्स और पेमेंट वोचर्स प्रोड्यूस करने हैं जर्नी की। समझ आई बात? Where an advance has been drawn, जहां पे एडवांस ऑलरेडी लिया गया है, तो वहां पे रिम्बर्समेंट की क्लेम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो सबमिट करना चाहिए विद इन 1 month ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी। यानी वो जब वापस आता है उसके 1 month के अंदर अंदर उसे अपनी क्लेम जो है वो प्रेजेंट करनी है। किसको? अगर एडवांस का मसला है, यानी कि अगर एडवांस लिया है तो उसके बाद जब जर्नी कंप्लीट होती है, बंदा वापस ज्वाइन करता है, तो ज्वाइनिंग डेट से विद इन 1 month उसे रिम्बर्समेंट क्लेम अपनी जो है वो जमा करानी है अपनी डीडीओ के पास। समझ आई बात? विद इन 1 month इन केस ऑफ एडवांस। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो फेल होता है विद इन 1 month अपनी क्लेम जो है, अपनी रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर एक्सपेंडिचर वो जमा करवाने में विद इन द स्टुपुलेटेड टाइम, तो वहां पे क्या होगा, एंटायर अमाउंट जो है वो उससे इन लमसम वापस लिया जाएगा। यानी कि जितना उसने एडवांस में लिया था वो सारा का सारा उसे रिपे करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ वापस, अगर वो विद इन 1 month अपनी क्लेम सबमिट नहीं कर पाया। ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस इन इंस्टॉलमेंट शैल बी एंटरटेन्ड। अब अगर बंदा फेल हो गया प्रोड्यूस करने में, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट नहीं कर पाया विद इन 1 month वो अपनी क्लेम रिम्बर्समेंट के लिए, और अब यानी कि उसने जो है फिर खर्चा किया ही नहीं होगा, यानी कि वो तो फिर फेल हुआ अपनी क्लेम प्रोड्यूस करने में, यहाँ से उसने एडवांस लिया था, तो अब अगर वो बोलेगा कि मैं इंस्टॉलमेंट में वो एडवांस वापस करूंगा, तो वो अलाउड नहीं है। उसको लमसम में इन 1 go वो सारा एडवांस रिफंड करना है, अगर वो विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी नहीं कर पाया अपनी रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोड्यूस। ठीक है। जहां पे कोई एडवांस नहीं लिया गया था, यानी एलटीसी के अंडर कोई एडवांस नहीं लिया गया था, एलटीसी जो है वो सैंक्शन कराई गई थी बट एडवांस नहीं लिया गया था, तो विद इन 3 days आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी एक गवर्नमेंट विद इन 3 months आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी जो है क्लेम सबमिट करनी है। यानी जहां पे एडवांस था विद इन 30 days, विद इन 1 month उसको सबमिट करना है, और जहां पे एडवांस नहीं लिया था तो विद इन 3 month जो है
एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना है, अपनी क्लेम जो है वो सबमिट करनी है रिम्बर्समेंट के लिए। अब अगर उसने विद इन 3 मंथ नहीं की सबमिट अपनी क्लेम, तो वो जो है उसको अपनी जो भी क्लेम है वो उसको छोड़नी पड़ेगी और उसको कोई भी रिलैक्सेशन इस मामले में ऑर्डिनरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसको अपनी जो भी क्लेम है उसको विद इन 3 मंथ सबमिट करनी है। किसको, जिसने एडवांस नहीं लिया होगा एलटीसी के अंडर। एलटीसी सैंक्शन हुई लेकिन एडवांस नहीं लिया, तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जर्नी विद इन 3 मंथ्स उसको जो है अपनी क्लेम जो है रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए वो सबमिट करनी पड़ेगी। अगर वो फेल हुआ ये करने में, तो उसको जो है उसकी जो एंटाइटलमेंट थी वो फोरफीचर हो जाएगी और उसको कोई भी रिलैक्सेशन इस मामले में नहीं दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट, a simple interest at the rate of 20% per annum or at the rate notified by the government from the time to time will be charged if the conditions laid down in the sanction issued by the competent authority are not complied with or and the rules are violated। अब कहीं पे क्या हुआ कि एलटीसी सैंक्शन हो गई, उसके बाद एडवांस भी सैंक्शन हो गया या रिम्बर्समेंट सैंक्शन हो गई, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसने क्या किया, उसने वायलेट की रूल्स, उसने वायलेट की टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी उसको कंडीशंस रखी गई थी उसने कंप्लाई नहीं किया, तो जो भी उसको रिम्बर्समेंट मिली है उसका उसको जो है रिफंड तो करना ही है और उस पे उसको इंटरेस्ट लगेगा 20% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशंस डेल्ट। लीव ट्रेवल कंसेशन के अंदर अगर फ्रॉडुलेंट क्लेम्स यानी फेक क्लेम्स, फैब्रिकेटेड क्लेम्स अगर प्रोड्यूस की गई और फिर वो साबित भी हो गई ये जी फेक है, ये क्लेम जो है जेन्युइन नहीं है, तो उस टाइम पे किस तरीके से डील करना है। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एक गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट इनिशिएट की है या अभी इनिशिएट नहीं की गई है, प्रपोज किया गया है कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने फ्रॉडुलेंट क्लेम सबमिट की थी और इस वजह से इसके खिलाफ जो है इनिशिएट की जाएंगी डिसिप्लिनरी एक्शंस, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको कोई भी एलटीसी जो है नहीं मिलेगी अनलेस फाइनलाइजेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है उसकी जो फाइनलाइजेशन होगी तब तक उसको कोई भी और एलटीसी क्लेम जो है वो नहीं दी जाएगी उस ब्लॉक के लिए। ठीक है, या उसके बाद आने वाले ब्लॉक्स में भी उसको कोई भी जो है एलटीसी नहीं दी जाएगी। जिस ब्लॉक में वो देखो एक ब्लॉक चल रहा है, इसमें इसने फ्रॉडुलेंट क्लेम जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सबमिट की, अब क्या यहाँ पे है ये क्लेम जो है प्रूव हो गई ये फ्रॉडुलेंट है। अब अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई या अभी प्रपोज किया गया कि की जाएगी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है इनिशिएट, तो जब तक ना वो एक्शन वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फाइनलाइज होगी ना तो इस ब्लॉक में और ना ही सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में इस एम्प्लॉय को कोई एलटीसी दिया जाएगा। समझ आई बात, हो गया एक। दूसरा, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में यानी कि जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी उसमें ये साबित हुआ कि हाँ जी ये फ्रॉडुलेंट थी और कोई पेनल्टी जो है जैसे हमें सीसीए रूल्स में बताई गई है पेनल्टीज, उनमें से कोई पेनल्टी अगर लग गई इस गवर्नमेंट सर्वेंट पे, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इसको कोई भी एलटीसी नहीं दी जाएगी इन सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में, इन एडिशन जो कि ऑलरेडी विदहेल्ड एलटीसी थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, यानी कि जहां तक इसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी और इसको जो है इम्पोजिशन किया जाएगा बाय सम पेनल्टी, तब तक वो जो ये पेनल्टी ये पूरी नहीं करेगा, भरपाई नहीं करेगा उस पेनल्टी की और फाइनली इसकी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थी वो फाइनली क्लोज हो जाएंगी, तब तक ना तो उस ब्लॉक में और ना ही सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में कोई इसको जो है एलटीसी मिलेगी। पहले बताया गया है कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है या इनिशिएट करनी है, जिसका प्रपोजल दिया गया है, और जब तक ना वो प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज होंगी तब तक कोई भी इसको एलटीसी नहीं मिलेगी, ना उस ब्लॉक में ना सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में। फिर बताया गया है कि अब अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है
और फाइनली उन्होंने उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में क्या आया है कि इसके खिलाफ जी इम्पोज करो पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ रूल 30 ऑफ सीसीए रूल्स, और वो पेनल्टी इस पे लगाई गई। तो जब तक ना ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है उसकी खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से ये केस क्लोज हो जाता है, तब तक ना तो उस ब्लॉक में और ना ही सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में उसको कोई एलटीसी मिलेगी। ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो फुली एक्सोनरेट किया गया उन चार्जेस से जो भी उस पे लगाए गए थे फ्रॉडुलेंट क्लेम के, यानी कि फ्रॉडुलेंट क्लेम के जो चार्जेस उस पे लगाए गए थे वो साबित नहीं हो पाए, तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को अलो किया जाएगा कि वो अवेल करेगा लीव ट्रेवल कंसेशन जो कि उसकी विदहेल्ड थी अर्लियर वो भी, और सब्सिक्वेंट जो उसकी बाकी फ्यूचर में थी वो भी, बट बिफोर द नॉर्मल डेट ऑफ हिज सुपरनेशन, अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले वो अवेल करना चाहिए जो उसकी विदहेल्ड एलटीसी थी वो भी, और सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स में जो वो करना चाहे वो भी, लेकिन प्रायर टू द डेट ऑफ हिज सुपरनेशन रिटायरमेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर अंडर एलटीसी? डीडीओ या कंट्रोलिंग ऑफिसर या दोनों की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है अंडर एलटीसी? इन केस ऑफ एडवांस एलटीसी, एडवांस एलटीसी में क्या है, एक जो भी चाहे कंट्रोलिंग ऑफिसर हो या जो डीडीओ हो वो एलटीसी को ड्रॉ करना चाहिए, डिसबर्स करना चाहिए सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस के। नंबर 1, एलटीसी या एडवांस दोनों वो सैंक्शन की गई है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एलटीसी भी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन भी और एडवांस भी जो इसके अंडर दिया गया है, ये दोनों चीजें जो है वो सैंक्शन की है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, जो भी अथॉरिटी इन रूल्स के अंडर बताई गई है कॉम्पिटेंट फॉर गेस्टेड और नॉन गेस्टेड, उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस बंदे की थी उसने वो एलटीसी और सब्सिक्वेंट एडवांस उसका जो है वो सैंक्शन किया है, वो देखना पड़ेगा एक डीडीओ को और कंट्रोलिंग ऑफिसर को। ठीक है। इमीडिएटली जैसे ही ड्रॉ करेगा एडवांस एक गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर एलटीसी, तो एक एंट्री उसके सर्विस बुक में होनी चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है, श्री डैश हैज बीन अलाउड टू अवेल द एलटीसी फॉर द ब्लॉक डैश वाइड ऑर्डर नंबर डैश डेटेड डैश इशूड बाय डैश एंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना हैज बीन ड्रॉन वाइड सीवीटीवी नंबर डैश डेटेड डैश एंड पेड टू हिम फॉर द पर्पस। इस तरीके की एंट्री होनी चाहिए इन केस ऑफ अगर उसने एडवांस लिया है किसके अंडर, एलटीसी के अंडर। ठीक है। जो भी बिल होगी फॉर द ड्रॉवल ऑफ एन एडवांस उसके साथ होना चाहिए सैंक्शनिंग ऑर्डर ऑफ द एलटीसी एंड द एडवांस। जो भी एडवांस जो भी उसको एडवांस के लिए जो भी बिल बनेगी उसको जो पैसे जो उसके फेवर में ड्रॉ करने हैं, यानी कि एडवांस की जो बिल जो ड्रॉवल की जो बिल बनेगी, एडवांस वाले ड्रॉवल की जो बिल बनेगी उस बिल के साथ एक तो सैंक्शन होनी चाहिए एलटीसी की भी और सैंक्शन होनी चाहिए एडवांस की भी। समझ आई बात? यानी कि वो बिल जिसके अंडर ड्रॉ किया जाएगा एडवांस इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस बिल के साथ साथ होनी चाहिए एक तो एलटीसी ऑर्डर कॉपी और सैंक्शन की भी ऑर्डर कॉपी। ठीक है। इन केस ऑफ रिम्बर्समेंट एंड एडजस्टमेंट्स, अब जहां पे रिम्बर्समेंट और एडजस्टमेंट्स है, मैंने आपको बताया रिम्बर्समेंट और एडजस्टमेंट्स क्या होता है। रिम्बर्समेंट जहां पे एडवांस ना लिया गया हो, जहां पे लास्ट पे आपको रिम्बर्स करना, और एडजस्टमेंट जहां पे एडवांस लिया गया था और अब लास्ट पे आपको जो है एडजस्टमेंट करना है कि बाकी इसको कितना पे करना है अंडर द रेस्ट 10%। ठीक है। उस टाइम पे क्या देखना है, कंट्रोलिंग ऑफिसर जो भी रूल्स के अंडर बताया गया है उसको एग्जामिन करनी है जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम बाय वेरीफाइंग द ओरिजिनल एयर टिकट्स इंक्लूडिंग बोर्डिंग कार्ड्स, रेल, रोड टिकट्स एटसेट्रा बिफोर काउंटर साइनिंग द फाइनल क्लेम। फाइनल क्लेम को काउंटर साइन करने से पहले जो भी उसको डीडीओ ने क्लेम सबमिट की होगी एम्प्लॉय की, उसको फाइनल काउंटर साइन करने से पहले कंट्रोलिंग ऑफिसर को क्या देखना है, उसको एग्जामिन करनी है जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम, उसको वेरीफाई करनी है सारी जो भी टिकट्स जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की होगी, चाहे एयर हो, रोड हो, रेल हो, जो भी क्लास एंटाइटलर था जो भी दिया गया हो ऑर्डर में, तो उसके हिसाब से उन्हें क्लेम भी वेरीफाई करनी है और टिकट्स वगैरह भी वेरीफाई करनी है। ठीक है। आफ्टर द फाइनल एडजस्टमेंट, जब एडजस्टमेंट होगा एंट्री जो है वो इस तरीके से सर्विस बुक में की जाएगी। द एडवांस ऑफ रुपीज ड्रॉन वाइड
the advance of rupees dash drawn white CVTV number dash dated dash and paid to the office refer page number itna of the service book has been adjusted white TV cash voucher number dash dated dash and there is nothing outstanding on this account against the official. ठीक है. On the bill through which the adjustment is made, a certificate shall be recorded that the prescribed entries have been made in the service book of the official. Adjustment वाली बिल पे क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि एक एंट्री जो है वो ऑलरेडी सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल पे की गई है. ठीक है. ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर वो दोनों जो है वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी डिविएशन या वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस रूल्स. यानी कहीं पे भी कोई भी वायलेशन या डिविएशन हुई होगी तो डीडीओ और कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है. How is expenditure on leave travel concession accounted or under which head LTC expenditure is to be debitable? यानी कि किस हेड के अंडर एलटीसी के जो एक्सपेंचर्स होते हैं उनको डेबिट किया जाता है. सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है. जो भी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एलटीसी होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं डिटेल्ड हेड एलटीसी से अंडर द रेलिवेंट माइनर और मेजर हेड ऑफ द अकाउंट. ठीक है. व्हाट आर द जनरल रूल्स रिगार्डिंग एलटीसी? एलटीसी के रिगार्डिंग क्या क्या जनरल रूल्स बताए गए हैं. जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो एलो करनी चाहिए उतने ही एम्प्लॉयज को ऑफ ए पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट कि वो अवेल करें एलटीसी एक ईयर में एक रिलेवेंट ब्लॉक के जितने वो अकोमोडेट कर सकती है विद इन द अवेलेबल बजट अंडर एलटीसी फॉर द रिलेवेंट ईयर. यानी कि एक पर्टिकुलर साल में एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी उतने ही एम्प्लॉयज को एलो करनी चाहिए एलटीसी, सैंक्शन देनी चाहिए एलटीसी जितने वो फिर अकोमोडेट कर सकती है अपने अवेलेबल बजट में जो उसको उस साल के बजट में एलटीसी के लिए आया है. यानी जितना बजट उसको एलटीसी के अंडर एक पर्टिकुलर साल में आया है उस साल में वो उतने ही एम्प्लॉयज को एलो करनी चाहिए जितने उस बजट में फिर अकोमोडेट हो सकते हैं. ठीक है. एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको एलो नहीं किया गया होगा एलटीसी अवेल करने के लिए एक ब्लॉक में फॉर ए पर्टिकुलर रीजन जो उसके नहीं थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, यानी कि ऐसे रीजन जो कि एट्रीब्यूट उसको नहीं हो रहे थे, उसको फिर नेक्स्ट जो भी ब्लॉक होगा उसमें उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. सपोज एक ब्लॉक में एक एम्प्लॉय है उसको एलटीसी नहीं लेने दिया गया फॉर सम रीजन जो कि जिन रीजंस के लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं था, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के बेसिस पे उसको एलटीसी नहीं दी गई उस किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो जो दूसरा ब्लॉक होगा उसमें इस एम्प्लॉय को एलटीसी के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए. ठीक है. In order to have effective watch over the sanctions for LTC, यानी कि LTCs की sanctions के ऊपर effective watch रखने के लिए और रिकवरी या एडजस्टमेंट ऑफ LTC एडवांसेस के लिए हेड ऑफ ऑफिस जो है उसको एक रजिस्टर मेंटेन करनी चाहिए LTC क्लेम्स की. हेड ऑफ ऑफिस को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, हेड ऑफ ऑफिस लिखा है, उसको LTC क्लेम्स की एक रजिस्टर जो है वो मेंटेन करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 4. वो हम अभी देखेंगे क्या है. ये रजिस्टर जो है ये रिव्यू होनी चाहिए मंथली फॉर एनालिसिस ऑफ पोजीशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एडवांसेस पेड अप टू द एंड ऑफ प्रीसीडिंग मंथ, फॉर recording orders in regard to the recovery adjustment of outstanding advances where these are due for adjustment. यानी कि जो वो रजिस्टर बनाई गई हो उसे मंथली रिव्यू करना चाहिए. किसके लिए? ताकि ये देखे कि कहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवांसेस हैं, किस मंथ तक कितने पे किए गए हैं, रिकवरी एडजस्टमेंट किस हिसाब से करनी है और कहाँ तक की गई है. ठीक है. इस रजिस्टर में सारे आउटस्टैंडिंग एडवांसेस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड होनी चाहिए. किस तरीके से? एज ओपनिंग एंट्रीज के तरीके से. एक मंथली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनना चाहिए इस रजिस्टर का और वो सबमिट होना चाहिए कंट्रोलिंग ऑफिसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को. ठीक है. Next, if there is any doubt with regard to interpretation of LTC rules, how is the same clarified and who has the powers to relax these rules? यानी अगर LTC रूल्स की इंटरप्रिटेशन में कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो तो किस तरीके से उस डाउट को क्लियर किया जाए और किसके पास पावर्स है कि वो इन रूल्स को, LTC के रूल्स को रिलैक्स करे. ठीक है. पहले इन केस ऑफ डाउट
अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी प्रोविजंस इन दीज रूल्स, ये मैटर जो है वो रेफर किया जाना चाहिए गवर्नमेंट को इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और वहां से जो इंटरप्रिटेशन मिलेगी, डिसीजन मिलेगा, वो फाइनल होगा। यानी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये मैटर रेफर किया जाना चाहिए। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्लैरिटी नहीं हो, कोई कंफ्यूजन हो रूल्स में विद रिगार्डिंग टू एलटीसी, तो वो रेफर किया जाना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को। गवर्नमेंट को किस तरीके से रेफर किया जाना चाहिए? गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और वहां से जो है इंटरप्रिटेशन मांगनी चाहिए, और वहां से जो डिसीजन मिलेगा वो फाइनल होगा। ठीक है। इन केस, अब हम दूसरा पार्ट है इसका कि हु हैज द पावर्स टू रिलैक्स दिस रूल्स, किसके पास पावर्स है? इन केस ये फील किया जाएगा विद सेटिस्फैक्शन, विद सेटिस्फैक्शन, ऐसा नहीं फील किया जा रहा है लेकिन वहां पे भी एम्बिगिटी है, वहां पे भी एम्बिगस नेचर की फीलिंग है कि है नहीं है, मतलब हाँ लग रहा है, ऐसा नहीं। अगर ये फील किया जाएगा विद अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन कि इन रूल्स की ऑपरेशन कहीं पे हार्डशिप्स कॉज कर रही है, इन एनी केस, यानी इन एनी केस ये विद फुल सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि कहीं पे हार्डशिप्स हो रही है, कहीं पे मुश्किलातें आ रही है इन रूल्स की एप्लीकेशन की वजह से, तो गवर्नमेंट जो है उस कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, जिसको लग रहा है कि कहीं पे हार्डशिप्स है, वो खुद जब सेटिस्फाई होगी वो एक ऑर्डर इशू करेगी, तो वहां पे जो है रीजंस लिखेंगी उस ऑर्डर में इन रिटन, और फिर बताएगी उसमें कि क्या वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को लिखने के बाद रिलैक्स करेगी उस रूल को टू द एक्सटेंट जितना रिक्वायर हो। लेकिन ये रिलैक्सेशन भी तब वो करेगी जब उसके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस होगी। ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो कर सकता है रूल को रिलैक्स सब्जेक्ट टू प्रायर कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर किसी डिपार्टमेंट को लग रहा है कि यहाँ पे ये रूल जो है बड़ी सख्ती से लागू हो रहा है या इसके थ्रू हार्डशिप्स क्रिएट हो रही है, तो ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ये वहां पे केस सबमिट करना है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जब खुद सेटिस्फाई होगा कि हाँ जी इस रूल की वजह से हार्डशिप्स आ रही है, तो वो इस रूल को रिलैक्स करेगा टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, यानी कि जिस हद तक जरूरत है। लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले कंकरेंस लेनी है और फिर रिटन में पास करना है ऑर्डर, उसमें लिखना है कि हार्डशिप्स क्या थी, किस वजह से इस रूल को जो है रिलैक्स किया गया, किस हद तक रिलैक्स किया गया, और जरूरत क्या थी रिलैक्स करने की, और ये ऑर्डर जो है इस ऑर्डर के थ्रू फिर वो रूल जो है रिलैक्स किया जाएगा, लेकिन विद द प्रायर कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ आई बात? यानी कि अगर कोई डाउट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेफर करना है, उनको इंटरप्रिटेशन मांगनी है, और वहां से जो आंसर आएगा वो फाइनल होगा। और अगर कहीं पे रूल जो है वो ज्यादा हार्श लग रहा है, किसी केस में वो ज्यादा हार्श दिख रहा है या केसेस में वो ज्यादा हार्श लग रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वो उस रूल को रिलैक्स कर सकता है टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रायर कंकरेंस लानी है किससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और जब वो रूल को रिलैक्स करेंगी उस टाइम पे उन्हें एक रिटन में ऑर्डर पास करना है, और वहां पे सारी की सारी डिटेल जो है इन राइटिंग लानी है कि क्या रूल था, क्यों हार्श लग रहा था, किस बेसिस पे इसको जो है रिलैक्स किया गया। ठीक है। ये है फॉर्म 1 जिसमें आपको डिक्लेरेशन ऑफ द फैमिली दिखानी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से डिक्लेयर करना है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी फैमिली अंडर एलटीसी रूल्स। ठीक है। इसी तरीके से ये है फॉर्म 2 जहां पे आपको डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट करना है, एप्लीकेशन उसके लिए, सैंक्शन ऑफ एलटीसी और ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर एलटीसी। ये 3 चीजों के लिए फॉर्म 2 है, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट, सैंक्शन ऑफ एलटीसी और ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर एलटीसी। इन 3 चीजों के लिए आप फॉर्म 2 को जो है वो सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म 2। ठीक है, ये इतना बड़ा है। उसके बाद जो है हमारा लीव ट्रेवल कंसेशन बिल है, ये इस तरीके की है, ये फॉर्म 3 है। समझ आई बात? तो ये आपको लीव
ट्रेवल कंसेशन रूल्स पे आराम से मिलेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये रख रही हूँ। ये फॉर्म 4 है, रजिस्टर ऑफ LTC एडवांसेस एडजस्टमेंट्स एंड रिकवरीज, जो हमने अभी पढ़ी कि हेड ऑफ द ऑफिस को एक रजिस्टर LTCs की मेंटेनेंस के लिए बनानी है, तो वो इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 5 सैंक्शन ऑफ LTC एडवांस इन फेवर ऑफ जो भी एम्प्लॉय होगा। तो इस तरीके से फॉर्म 5 में जैसे हमने अभी पढ़ा कि सैंक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से सैंक्शन होनी चाहिए किसमें, LTC या LTC एडवांस की। ठीक है, विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई क्वेश्चन, क्वायरी या कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा, जो मैंने कहा कहीं पे समझ नहीं आया होगा, कहीं पे क्लियरिटी नहीं होगी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर करूँ। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।